वाई नॉन कोऑपरेशन। 1909 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत में ब्रिटिश रूल सिर्फ भारतीयों की मदद से स्थापित हुआ है और आज तक भारतीयों की कोऑपरेशन से ही चल रहा है। उनका मानना था कि अगर भारतीय अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दें तो ब्रिटिश रूल 1 साल में खत्म हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा। नॉन कोऑपरेशन को एक मूवमेंट में कैसे बदला जा सकता था? गांधी जी ने प्रपोज किया कि ये मूवमेंट स्टेजेस में आरंभ होनी चाहिए। इसका आरंभ गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किए गए टाइटल्स के सरेंडर के साथ होना चाहिए। उसके बाद सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स और फॉरेन गुड्स का बहिष्कार होना चाहिए। इसके बाद अगर सरकार ने रिप्रेशन का प्रयोग किया तो एक पूर्ण सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च की जाएगी। उन्नीस की गर्मियों में महात्मा गांधी और शौकत अली ने विभिन्न जगहों में घूम घूम कर मूवमेंट के लिए समर्थन हासिल किया। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग इन प्रपोजल्स के बारे में चिंतित थे। वे 1920 में होने वाले काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट करना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि इस मूवमेंट के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है। सितंबर और दिसंबर के बीच के महीनों में कांग्रेस के अंदर बहुत अधिक कशमकश थी और कुछ समय के लिए मूवमेंट के समर्थकों और विरोधियों के बीच में कोई समझौता नहीं हो पा रहा था। अंततः दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर सेशन में एक समझौता किया गया और नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अपनाया गया। अब मूवमेंट कैसे आगे बढ़ी? किस किस ने इसमें हिस्सा लिया? अंततः दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर सेशन में एक समझौता किया गया और नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अपनाया गया। अब मूवमेंट कैसे आगे बढ़ी? किस किस ने इसमें हिस्सा लिया? विभिन्न सोशल ग्रुप्स ने नॉन कोऑपरेशन को किस तरह से समझा? डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 में आरंभ हुई। विभिन्न सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया और सबकी एस्पिरेशंस अलग अलग थीं। सब लोगों ने स्वराज का समर्थन किया, लेकिन स्वराज का अर्थ विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग था। द मूवमेंट इन द टाउन्स। ये मूवमेंट शहरों में मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन के साथ आरंभ हुई। हजारों की संख्या में छात्रों ने सरकार द्वारा नियंत्रित स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए। हेडमास्टर्स और टीचर्स ने त्याग पत्र दे दिए और लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी। काउंसिल इलेक्शंस का अधिकतर प्रोविंसेस में बहिष्कार किया गया। मद्रास के अलावा जहां पर जस्टिस पार्टी, जो कि नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, जिसका मानना था कि इलेक्शंस में हिस्सा लेकर वे कुछ पावर हासिल कर सकते थे, जो कि अभी तक सिर्फ ब्राह्मण्स कर पाते थे। इकोनॉमिक फ्रंट पर नॉन कोऑपरेशन के प्रभाव और ज्यादा नाटकीय थे।
विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर पिकेट्स लगाए गए और विदेशी कपड़ों की जगह जगह पर होली जलाई गई। 1921 से 22 के बीच में विदेशी कपड़ों का इंपोर्ट आधा हो चुका था और उसकी वैल्यू 102 करोड़ से गिरकर 57 करोड़ पर आ चुकी थी। विभिन्न स्थानों पर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने फॉरेन गुड्स में ट्रेड करना और फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करने से इनकार कर दिया था। जैसे जैसे बहिष्कार मूवमेंट फैली और लोगों ने इंपोर्टेड कपड़ों का त्याग करके भारतीय कपड़े पहनना आरंभ किया, तो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स की प्रोडक्शन में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई। पर ये मूवमेंट शहरों में विभिन्न कारणों की वजह से धीरे धीरे कमजोर हो गई। खादी का कपड़ा बड़े पैमाने पर मिलों में बनने वाले कपड़ों से महंगा होता था और गरीब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वे मिल के कपड़े को ज्यादा लंबे समय तक कैसे बॉयकॉट कर सकते थे। इसी प्रकार से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के बहिष्कार से समस्या उत्पन्न हुई। मूवमेंट को सफल करने के लिए वैकल्पिक इंडियन इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए थे, जिनका उपयोग ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस की जगह किया जा सके। लेकिन नए इंस्टीट्यूशंस का बनना एक बहुत स्लो प्रोसेस थी, इसलिए छात्रों और शिक्षकों ने गवर्नमेंट स्कूल्स में धीरे धीरे वापस आना आरंभ कर दिया और वकीलों ने भी गवर्नमेंट कोर्ट्स में अपना काम आरंभ कर दिया।